हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने बात करी थी दूरी और विस्थापन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चाल और वेग के बारे में। देखिए, चाल और वेग जो है दूरी और विस्थापन से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर इस वीडियो में आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वीडियो की लिंक डाल रखी है, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें। तो शुरू करते हैं चाल और हम वेग के बारे में कि आखिर में इनमें अंतर क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में हम इन्हें अंतर को समझेंगे, जिससे आज के बाद जो भी आपके दिमाग में इतने दिन से चल रहा था कि विस्थापन, चाल और ये वेग, त्वरण क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा हम समझने वाले हैं। तो मेरे साथ सिर्फ बने रहें आप। सबसे पहले हम देखते हैं, कल मैंने थोड़ा पढ़ा है उसके बाद रिवाइज करा देता हूँ। कल दूरी और विस्थापन की बात करी थी हमने। दूरी और विस्थापन सिर्फ एक शब्द में बता रहा हूँ। मान ली ये कोई आपका घर है, ये आपका विद्यालय है। कल ही ये वाला उदाहरण दिया था। अगर यहाँ से सीधी दूरी देखी जाए, ये वाली दूरी, तो ये जो सीधी दूरी है ये दूरी कहलाती है विस्थापन। यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु यहाँ से, मान लीजिए घर है, आपने प्रारंभ यहाँ से किया, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ किया, विद्यालय आप गए तो लास्ट में यहाँ पे गए, तो अंतिम बिंदु आपका ये है। तो विस्थापन किससे कहेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए, अब इससे और ज़्यादा न्यूनतम दूरी तो हो ही नहीं सकती, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी है यानी सीधी दूरी। तो इस सीधी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। और मान लीजिए रियल में जो आपका रास्ता है विद्यालय का, या आपके घर से विद्यालय का, मान लीजिए यहाँ से होकर के इधर होकर के जाना पड़ता है यूँ, तो ये जो पथ है, ये पथ का मतलब रास्ता, ये पथ कहलाता है दूरी। यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। और विस्थापन जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी जहाँ से चलना प्रारंभ किया स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने, और यहाँ पर विद्यालय तक गया, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, कम से कम दूरी, वह कहलाती है विस्थापन। तो इसका मतलब विस्थापन क्या होता है, एक सीधी दिशा में होता है। और जिसमें सीधी दिशा यानी दिशा का ज्ञान भी होता है, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। कल ही पढ़ाया था मैंने लेक्चर में, है ना। तो अब इसमें हम चाल और वेग के बारे में देखते हैं कि चाल और वेग किस प्रकार से संबंधित है। सबसे पहले लिखवा देता हूं मैं यहां पर चाल और वेग। चाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह जो दूरी पर निर्भर करता है। कैसे करेगा कि मान लीजिए ये सेम टू सेम उदाहरण में यहां पर एक लिख देता हूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये देखो, कम से कम दूरी ये क्या कहलाती है, विस्थापन, है ना। न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की। और ये जो पथ है, ये पथ क्या कहलाता है, दूरी। ये है पथ, ये दूरी। सीधा रास्ता तो होता नहीं हमारे स्कूल जाने के लिए, ये ऐसे ही रास्ते होते हैं इधर उधर, तो हम तो क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है, सीधा। अब चाल जो होती है दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। तुम बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। दूरी में परिवर्तन, मान लीजिए आपके घर से आपका मार्केट जो है 20 किलोमीटर है, लगातार आप उसमें देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। यानी उस वस्तु को, अभी जैसे मैं पूछ लूँ कि आपकी मोटरसाइकिल है, इससे जहाँ से मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ से आपके मार्केट जो पास में कितना दूर है, 20 किलोमीटर है सर। 5 मिनट बाद पूछता हूँ कितना किलोमीटर, सर 15 किलोमीटर ही है। इसका मतलब आप गति कर रहे हैं, यानी कि आप उस शहर के पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब दूरी में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा। पहले आपने बोला था 20 किलोमीटर, आप बोल रहे सर 15 किलोमीटर 5 मिनट के बाद, तो इसका मतलब दूरी में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है इसका मतलब क्या है, दूरी में परिवर्तन, इसका मतलब वस्तु चल रही है, तो चलना ही तो चाल कहलाती है। तो इसका सूत्र बन सकता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी दूरी में परिवर्तन, यहां लिखा रखा है देखो, दूरी में परिवर्तन की दर। ये परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय। परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, समय का भाग देंगे तभी जाके निकलती है। यानी दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। जो चाल होती है ये दूरी पर निर्भर करती है, यानी इधर उधर वाले रास्ते पर, जहां कोई दिशा फिक्स नहीं है। देखिए, इसकी कोई दिशा फिक्स थोड़ी है, तो हर किधर ही जा रहा है, रास्ता है। गांव के रास्ते कैसे भी हो सकते हैं, सड़क भी कैसे भी हो सकती है। इसका मतलब हम जो है किसी चाल से चलते हैं, हम वेग से नहीं चलते। वेग का मतलब है कि सीधी दिशा में चलना। हम तो सीधी दिशा में चलते नहीं। आप हाईवे पे जाएंगे, हाईवे पे भी टर्न आते हैं इधर उधर, है ना। कहीं से आप बाएं मुड़ना पड़ता है, कहीं दाएं, तो इसका मतलब आपको फिक्स दिशा नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पर वेग की अगर मैं बात करूँ तो वेग जो है विस्थापन, इस पर निर्भर करता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वेग कहलाता है। आप बोलेंगे सर कैसे। अब इस प्रकार से मान लीजिए एक यहाँ पे मोटरसाइकिल आपने रखी हुई है
और ये मोटरसाइकिल ऐसे ही सीधी रेखा में जा रही है, तो इस विस्थापन में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा। मान लीजिए ये जो यहाँ से दूरी है, यहाँ से 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर है। अब मैं 5 मिनट बाद पूछा हूँ, आप बोलते हैं सर अभी 8 किलोमीटर रही है दूरी, तो इसका मतलब क्या है, 2 मिनट बाद जो है दूरी आपने 2 किलोमीटर तय कर ली, इसीलिए तो कम हो गई, 8 किलोमीटर ही रह गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। ये विस्थापन देखिए, विस्थापन 10 किलोमीटर था सीधा, इसमें से अब 2 मिनट बाद पूछा, आप बोल रहे सर अब तो 8 ही रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है, आपने समय के साथ आपने विस्थापन में क्या हुआ, परिवर्तन। तो ये देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो वेग का सूत्र भी होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब सूत्र कैसे बना वही देखो, परिवर्तन की दर का मतलब है भाग देना, इधर भी परिवर्तन की दर मतलब समय का भाग दिया, इधर भी विस्थापन में परिवर्तन की दर आते ही इसका मतलब क्या है, समय का भाग दिया है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, जो चाल है वह दूरी पर निर्भर करती है और वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करता है। विस्थापन, वेग और त्वरण, ये 3 ऐसे शब्द आएंगे जो सिर्फ सीधी रेखा के लिए काम आते हैं। कोई सीधी सड़क हो या आसमान में कोई रॉकेट जा रहा हो बिल्कुल सीधा, उनके लिए काम आते हैं। वरना नॉर्मली जो हम चलते हैं इधर उधर, वो तो हमारी चाल होती है। क्यों, क्योंकि हम कोई सीधा रास्ते पे नहीं चलते, कभी हम इस गली मुड़ते, कभी उसमें जाते, कभी ऐसे, है ना, मुड़ मुड़ा के जाते इधर उधर। इसका मतलब हम तो चाल से चलते हैं। लेकिन एक रॉकेट जो चलता है सीधा, वो चलता है वेग से, यानी एकदम सीधा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कार है, ये कार अगर एकदम सीधी गई, एकदम कहीं नहीं मुड़ी, तो इसका मतलब तो ये तो हो गया विस्थापन है। जो दूरी इसने तय करी वो तो विस्थापन है, और जिस चाल से ये चली है ये इसके लिए क्या कहलाएगा, वेग। क्यों, कि ये सीधी चल रही है। जो जो सीधा चलेगा उसकी सीधी दूरी तो कहलाएगी विस्थापन, और जिस स्पीड से चलेगी वो कहलाएगा इसका वेग। और अगर ये वेग आगे पीछे होता है, यानी कम या ज़्यादा होता है, जैसे आपने मोटरसाइकिल स्पीड ज़्यादा कर दी या कम कर दी, फिर ज़्यादा कर दी, कम कर दी, तो एक ही दिशा में है लेकिन कम ज़्यादा हो रही, तो वो कहलाता है त्वरण। तो त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। पहले वेग था 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही थी। अब इसका जो है वेग हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया है। तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। तो और रेस ज़्यादा दे दी इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाता है त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर। सीधी रेखा में, कल्पना करें सीधी रेखा में एक मोटरसाइकिल जा रही है, आपने बहुत ज़्यादा रेस दे दी उसमें, तो इसका मतलब क्या है, उसका वेग बढ़ गया। फिर आपने उसमें ब्रेक लगा दिया, धीरे धीरे बहुत कम कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेग कम हो गया। तो ये जो वेग ज़्यादा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है सीधी रेखा के अंदर, वो कहलाता है त्वरण, है ना, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर दूसरा वाला देखते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब मैंने कल ही बताया था आपको अदिश राशि कैसे है, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसके अंदर सिर्फ परिमाण हो और दिशा का ज्ञान नहीं हो, वह अदिश राशि कहलाती है। परिमाण का मतलब, जैसे अब आपसे कोई बोले कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपसे बोले कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपने दिशा बताई क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, नहीं बताई, यानी दिशा का ज्ञान ही नहीं है। इसके अंदर चाल के अंदर दिशा का ज्ञान ही नहीं होता है। क्यों, कभी तो आप इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर इधर, तो इसका मतलब क्या है, दिशा तो कोई फिक्स है ही नहीं इसकी, तो दिशा का ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ परिमाण है, यानी एक संख्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, सिर्फ संख्या है, परिमाण यानी 60। ठीक है, तो ये कहलाती है अदिश राशि। अगर नहीं आए समझ में तो पहला वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है ये दोनों। और वेग की अगर मैं बात करूं तो वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। कैसे है सदिश राशि, मैंने बताया सीधी रेखा। अब जब सीधी रेखा में कोई वस्तु जा रही है तो इसका मतलब दिशा तो फिक्स है ना, कि हाँ इस दिशा में जा रही है वस्तु, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब जैसे इसका वेग की मैं बात करूं तो ये बोले कि 40 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा, तो बिल्कुल बोल सकता है ना, क्योंकि सीधी रेखा है, और सीधी रेखा हो सकता है उत्तर भी हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब परिमाण भी बोल रहा है कि 40, संख्या भी बोल रहा है, संख्या मतलब परिमाण, परिमाण बोल रहा है, और दिशा भी बोल रहा है उत्तर दिशा। कैसे, 40 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा, तो देखो 40 परिमाण भी आ गया और दिशा यानी उत्तर दिशा भी आ गया। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी दोनों दिए होते हैं, वह सदिश राशि कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि गतिमान वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। आप खुद सोचिए
क्या आपने कभी जब मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल जा रही है, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि एक जीरो की स्पीड पे? पॉसिबल नहीं है, गतिमान है। जब गति कर रही है इसका मतलब तो स्पीड है, कुछ ना कुछ तो चाल है उसकी, चाहे वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर हो, चाहे आधा किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ न कुछ तो चाल है। इसका मतलब क्या जीरो हो सकती है? क्या जीरो है इसका मतलब तो वो चुपचाप पड़ी है, वो एक जगह पड़ी है, विराम अवस्था में है। तो इसका मतलब गतिमान वस्तु की चाल क्या है? शून्य कभी नहीं होगी, लेकिन वेग शून्य हो सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा अभी, है ना। गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। अब कैसे होगा? हमें कल मैंने बताया था कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर यहां से, है ना, यहां दिख रहा होगा, यहां से मान लीजिए एक एरोप्लेन है ये, इस एरोप्लेन को अगर मैंने यहां से उड़ाया और यहां से अगर ये जा रहा है, यहां तक चला गया, मान लीजिए 1000 किलोमीटर तक चला गया, 1000 किलोमीटर तक। अब यहां से ये वापस आ रहा है इधर, है ना। मान लीजिए इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड मान लीजिए यहां पर 300 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 300 मीटर जा रहा है। अब यहां से वापस आ रहा है इधर, यहां से, तो जहां से इसने स्टार्ट किया प्रारंभिक बिंदु, तो यहां से वापस आ रहा है, तो अंतिम बिंदु क्या है? यहां तक आएगा, तो अंतिम बिंदु भी यही होगा। और विस्थापन मैंने बताया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो यहां पे देखिए, अब इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या है? जीरो हो जाएगी। क्यों? प्रारंभ भी यहीं से किया और वापस भी यहीं रुका अंत में, तो जीरो हो जाएगा। तो यहां अगर जीरो रखोगे आप, तो इसका मतलब क्या है? वेग भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये यहां से एरोप्लेन उड़ती हुई यहां गई और वापस इधर आ रही है, तो इस जगह पे जब विस्थापन जीरो होगा, उस समय यहां इसका वेग भी जीरो होगा, यानी वेग शून्य होता है। तो गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। कल्पना कीजिए कि यहां से ये पेन, यहां से जो है, इसको आप एक एरोप्लेन मानिए, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यानी यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना। अब जैसे ही ये इधर गया और एक स्टेशन पे यहां पर रुक करके एरोप्लेन ये वापस मुड़ गया, और जब मुड़ करके वापस यहां आ रहा है, तो देखिए अंतिम बिंदु भी यही है, यहां आ रहा है। तो प्रारंभ यहीं से किया, अंत में भी यहीं रुका, अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो। क्यों? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम तो कुछ रही नहीं, जहां से था वहीं पे आ गया, तो जीरो। जब विस्थापन जीरो है तो वेग भी जीरो है। कैसे? यहां पर विस्थापन की जगह आप जीरो रखोगे तो वेग का मान भी जीरो आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। तो एक बार इसे आप उतार लीजिए जैसे तैसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया। अब आगे चलते हैं कि यहां पर दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। बात सही है। अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है ना, दूरी में अगर लगातार दूरी में परिवर्तन होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? चाल में परिवर्तन, है ना। जैसे जैसे हम चल रहे हैं दूरी में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर विस्थापन है, विस्थापन कम या ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वस्तु गतिमान है, उस वस्तु का कुछ न कुछ वेग है। मैं फिर से बता देता हूं कि जब भी मैं वेग की बात करूंगा तो वो विस्थापन पर ही निर्भर होगा। यानी विस्थापन, वेग और त्वरण, ये तीनों भाई बहन मान सकते हैं आप इसे, जो एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत ही सरल है ये, बस इसे आप, इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एक बार और देखना। मैं इस पे टेस्ट भी लाऊंगा, टेस्ट भी करवाऊंगा आपको। बस इसमें मैं ये चाहता हूं कि एक बार आपकी डाउट क्लियर हो, जिससे आप रटे नहीं इन चीजों को। ठीक है, देर ही सही लेकिन अच्छे से पढ़े हम। इसके बाद अब चलते हैं, जो हमारी चाल होती है, चाल हम किस में लिखते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में, नॉर्मली इसी में लिखते हैं। जो वेग होता है, वेग को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्यों? कि वेग बराबर हमें पता है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। और जो विस्थापन मैंने बताया था यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये मान लीजिए मीटर में लेते हैं हम, तो विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा? मीटर, और समय की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो इसीलिए जो है वेग के लिए हम क्या लेते हैं? मीटर प्रति सेकंड, और चाल के लिए किलोमीटर प्रति घंटा। जो मैंने बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे हम सामान्य दूरी हम जो है किलोमीटर में लेते हैं और समय घंटे में लेते हैं। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। अब एक औसत चाल और औसत वेग के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल है, आप इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। औसत चाल, औसत चाल यानी कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक है,
अब एक आता है औसत वेग। औसत वेग आप सिर्फ देखते रहे, मैं समझाना मेरा काम है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ये इसका फॉर्मूला है। ये दोनों, इसे आप याद रख सकते हैं। कभी कभार एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड। यानी एग्जाम में पूछ लिया, मान लो कि आपको कोई दूरी दे दी, समय दे दिया और बोल दे कि इसकी औसत चाल क्या होगी, तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये कोई एक स्टेशन है, यहाँ बीच में, यहाँ से ये एरोप्लेन है जो यहाँ तक आ रही है ना, इस एयरपोर्ट तक आई है। तो मान लीजिए कि इसकी जो दूरी है, ये दूरी मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के लिए इसको अगर 1 घंटा लगा है ना, 100 किलोमीटर के लिए इसको अगर 1 घंटा लगा है, और फिर आगे स्टेशन पे जाने के लिए 200 किलोमीटर के लिए इसको 5 घंटे लगे, तो इसका मतलब क्या है, कुल दूरी। अब कुल दूरी की बात कर रहा है, अगर आप फिर आपसे पूछ ले औसत चाल क्या होगी, तो कुल दूरी और कुल समय निकाल लो। तो मैंने क्या बताया, 100 किलोमीटर यहाँ से आया था, 1 घंटा लगा, तो यहाँ पर आप रख देंगे कि सबसे पहले 100 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर यहाँ से स्टेशन से अभी मैंने बताया था, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 500 किलोमीटर, तो फिर 500 और चला, ठीक है, बटा कुल समय 1 घंटा पहले लगा, 5 घंटे बाद में लगे, तो 1 घंटा पहले 5 घंटे बाद में। यही तो इसका फॉर्मूला, तय की गई कुल दूरी, पहले 100 किलोमीटर करी, फिर 500, तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कुल समय, पहले 1 घंटा लगा, फिर दूसरे एयरपोर्ट पे जाने के लिए 5, तो टोटल कितने हो गए, 600 बटा 6। तो इसे काटेंगे तो कितना, इसका लगभग जो औसत चाल है इसकी कितनी हो गई, यहाँ पर 100 है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सरल है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप डरना मत। इसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर होंगे। अगर मैं इसकी औसत वेग की बात करूं, वेग के अंदर मान लीजिए कोई वस्तु पहले शुरुआत में 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, और बाद में उसका जो वेग है 70 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, 70 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो पहले तो इस वेग से चल रही थी, यानी कि 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही है, फिर कुछ देर बाद 1 सेकंड में 70 मीटर जा रही है। तो इसका मतलब अब वो बोल दे कि आपको औसत चाल बताइए। तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में कौन सा वेग था, पहले 30, अंत में कौन सा है 70, तो प्रारंभिक वेग की जगह 30 रख दो आप, तो यहाँ रख देंगे आप 30, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ रखेंगे 30, और अंतिम वेग की जगह आप 70 रख दो, क्योंकि अंत में तो ये था 70 बटा 2, तो कितना हो गया 70, यहाँ पे 100 बटा 2 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका औसत वेग हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड, जहाँ पे ऑप्शन में मिले वही सही है। तो इसका मतलब है कि आपके डाउट पहले क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप कोई से भी क्वेश्चन पूछ लो, आप इजी वे में आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, मैं क्वेश्चन पे पहले नहीं जाता हूँ, ना कभी जाऊँगा, है ना। बिना थ्योरी पढ़ाए हुए कैसे बच्चों को क्वेश्चन करा सकते हैं, है ना, उनकी लाइफ हम खराब नहीं कर सकते।